बताइए क्या दिन आ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से गुस्सा हो गए हैं। बोले कि सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजराइल ने ईरान पर बमबारी की। फिर बोले कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही सीज फायर का उल्लंघन किया है, दोनों को नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। आज के शो में इन्हीं डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ वो कितने दिन तक टिक पाएगा, क्या एक लंबे संघर्ष का अंत हो गया है या अभी कुछ हिसाब चुकाए जाने बाकी हैं, क्या ये सीज फायर महज छलावा है। और जब बात छलावे और सौदेबाजी की है तो ईरान का वो 410 किलो यूरेनियम कहाँ है। क्या अमेरिकी हमलों ने सच में ईरान की परमाणु सपनों को नेस्तनाबूद कर दिया है या ईरान की तैयारी बहुत आगे की है। और जब बात आगे की है तो फिर मेज़ पर क्या होगा जिसके इर्द गिर्द अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेट्स आगे बैठेंगे, अगर बैठे तो किसकी शर्तों पर होगी बातचीत। सारे सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि बाहर की लड़ाई का देश की फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ा है। एक जस्टिस के खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ सांसदों के सिग्नेचर गड़बड़ा गए हैं। जिस गड़बड़ी की बात राहुल गांधी ने की उस पर चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं। और सिंधु के पानी पर बिलावल भुट्टो फिर क्यों बिलबिला रहे हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, New India Assurance and Hire. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की। आजकल ये इनका फेवरेट काम है। एक ऐसे संघर्ष में जिसमें अमेरिका खुद भी शामिल हुआ। बेसिकली 2 लोग लड़ रहे थे, तीसरा गया, दूसरे को मारा और पहले दूसरे से कहा कि आपस में लड़ना बहुत गलत बात है। इस बीच इजराइल ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। कहा कि ईरान की मिसाइलें उसके रिहायशी इलाकों में गिरी, 3 लोगों की जान गई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इजरायली डिफेंस फोर्स से कहा ईरान को कड़ा जवाब दो। उधर ईरान ने संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोपों को नकारा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट और बयान आए। बोले कि ईरान और इजराइल दोनों सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल पर थोड़ा गुस्सा भी उन्होंने दिखाया। Basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? इन सब डेवलपमेंट्स के बीच एक बेहद ज़रूरी सवाल उठ रहा है। इस सीज फायर की उम्र कितनी लंबी है, क्या ये लंबे समय तक टिक पाएगा। सवाल आते हैं क्योंकि बयान उन्हें हवा देते हैं। मसलन सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने एक्स पर लिखा ईरान कांपेगा। इधर ईरान की मीडिया ने सीज फायर की बात स्वीकारी, लेकिन ये भी कहा कि दुश्मन की हार के बाद ये सीज फायर हुआ है। इसी सेंटिमेंट को दिखाता उनके विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का एक एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि ईरान ने हमेशा कहा है कि इजराइल ने हमला किया, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि अगर इजराइल ईरान के लोगों को निशाना बनाना बंद कर देता है तो ईरान भी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। एक बात का जिक्र और ज़रूरी है। हम जानते हैं कि 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था। कहा था कि न्यूक्लियर थ्रेट को ख़त्म करना है। बाद में इजराइल ने इसमें एक और गोल जोड़ दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या और सत्ता परिवर्तन, रेजीम चेंज। इधर जब अमेरिकी सेना ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन तो हुआ नहीं है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि ईरान का 410 किलो संवर्धित यूरेनियम भी सुरक्षित है। ऐसे में क्या फिर से संघर्ष छिड़ सकता है, समझते हैं एक्सपर्ट्स से। देखिए, इसमें अभी कोई सटीक से नहीं बता सकता उनके पास कितना रह गया, स्टॉक फाइल क्या है, लेकिन सबको ये पता है उसका स्टॉक फाइल ऑफ यूरेनियम है। तो इसका मतलब नहीं है कि इमीडिएटली फिर जंग छिड़ जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे दोनों साइड एक सीजफायर में एग्री किए हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव पे आके एग्री किए हैं, ऐसे उनका भी दबाव है, तो दोनों भी नहीं चाहते बियॉन्ड द पॉइंट के वार छिड़े। तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई जंग होगा। हाँ, जंग फिर शुरू हो सकता है, इजराइल फिर अटैक करने का सोच सकता है ईरान पर, जब उसको लगेगा कि भाई इतना एनरिचमेंट ऐसे बन गया, वो 60% ज़्यादा हो गया, जो ईरान बहुत क्लोज है एक न्यूक्लियर बम बनाने का, तब कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है इसी के ग्राउंड पे कोई जंग होगा। वो है, और है तो कहाँ है, और अगर वो है तो ये संघर्ष अभी मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो नहीं बना रहेगा। वो इसलिए कि सीज़ फायर की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है और कहीं ना कहीं वो एक फेस सेविंग भी दिखता है, लेकिन शायद एक स्ट्रेटजिकल मूव हो सकता है आने वाले दिनों में, और उसके बाद
ये संघर्ष और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये संघर्ष आज कोई एक दिन का है नहीं। लगभग 4 दशक से ईरान इसकी तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं अभी एक ऐसा मौका आया जिस पे इज़राइल ने, एक यूएन जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा है कि ये वायलेशन था और एक थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी था। इसको जहन में रखते हुए इन लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ा और फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए। तो अभी इमीडिएट इस पे कोई बहुत बड़ा संघर्ष होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब दूसरे सवाल की बारी। अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। हालांकि ईरान ने कहा कि धप्पा, हमले से पहले ही हमने अपना यूरेनियम सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। भाई साहब, सैटेलाइट तस्वीरें भी आई थी जिनमें न्यूक्लियर साइट्स के बाहर भारी संख्या में ट्रक्स देखे गए थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का कहना है कि ईरान के पास अब भी 400 किलो तक 60% संवर्धित यूरेनियम है। अगर इसे 90% तक एनरिच कर लिया जाता है तो 9 से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। IAEA ने यह भी कहा कि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि अमेरिकी हमलों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से तबाह हो गई और यहाँ अब कोई काम नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल है कि उस यूरेनियम का अब होगा क्या? क्या ईरान उसे किसी दूसरे देश में भेजेगा या इसे ब्लेंड डाउन करके सिविलियन एनर्जी प्रोग्राम में ही यूज कर लेगा, या इसके एनरिचमेंट को और बढ़ाएगा और पूरी दुनिया को कड़ा संदेश देगा? एक्सपर्ट से समझते हैं। इसने तो अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाली प्रोग्राम को कैंसिल करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो झगड़ा शुरू हुआ है दोनों का एक कारण क्या है उसको आपको जानना जरूरी है। ईरानियन साइड ये कहता रहा कि ये किसी भी तरीके से एनरिचमेंट करने का हक जो राइट, ये उसको छोड़ेगा ही नहीं। कितना परिमाण में करेगा, 60% से कम करेगा, 60% से आधा ऊपर जाके करेगा, जो जिसमें न्यूक्लियर बम बन सकता है, ये सारे चीज जो है NPT के थ्रू, जो IAEA के थ्रू में नेगोशिएशन होने है। लेकिन इजराइल को ये लगता है कि ये अभी जो है ईरान एनरिचमेंट ऐसा एक लेवल पे, एक स्टेज पे ले गया कि कभी भी उसका न्यूक्लियर बम बना सकता है, जिसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एक इधर है ईरान का अपना राइट और उसके असर्शन है इंडिपेंडेंस का, इधर है इजराइल का जो वर्जन है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये दोनों का बीच में आप कहीं ना कहीं एक डील, एक एग्रीमेंट, एक नेगोशिएशन होगा। अगले कुछ महीना में, कुछ दिन में ये शुरुआत होगा जेनीवा में, मुझे जैसे लगता है। इसका ही पर्पस है, इसका ही अर्थ है, इसीलिए सीजफायर हुआ। तीसरा सवाल दूसरे सवाल के साथ ही नत्थी है। अमेरिका और इजराइल की लंबे समय से मांग रही है कि ईरान या तो अपने यूरेनियम स्टॉक को कहीं भेज दे या फिर इसे डाइल्यूट करे। दूसरी तरफ ईरान इस बात पर प्राउड फील करता है कि तमाम प्रतिबंधों के बाद भी उसने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया। ऐसे में यूं ही तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ ही ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए बार्गेनिंग चिप भी है। 2015 में जब अमेरिका और ईरान के बीच इस प्रोग्राम को लेकर के डील हुई थी, तब ईरान ने इसे सीमित किया था और ऐसा करते हुए कई सारे प्रतिबंधों से छूट भी हासिल कर ली थी। इस संघर्ष के शुरू होने के पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी। मोटा मोटी ये सहमति बन गई थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा और बदले में उसे बहुत सारी पाबंदियों से छूट मिलेगी। उस समय असहमति का सबसे बड़ा कारण था ईरान के पास मौजूद यूरेनियम का एनरिचमेंट किस लेवल तक हो। सवाल ये है कि अब जब ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा, किसकी शर्तों पर बातचीत होगी, किन की बातों को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, किसको बैकफुट पर जाना होगा? एक्सपर्ट से पूछते हैं। अभी जो नेगोशिएशन शुरू होगा, मुझे जैसा मेरा रीडिंग है कि ईरान ही प्रेशर में रहेगा। मैं इसको बैकफुट नहीं कहूँगा, प्रेशर में ही रहेगा। आप पूछोगे क्यों? इसका जवाब ये है, हो सकता है कि ईरानियन में अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि युद्ध जंग जीत गए हैं, इजराइल को मार डाला है, वो सही है वो। लेकिन ईरान के पास सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वहाँ की रजीम है, सत्ता जिसके पास है, उस सत्ता को कैसे बचाना है ना। तो उसके ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप सुने होंगे जो 12 दिन के झगड़ा में पहले कुछ दिन में ये रेजिम चेंज की बात कर रहे थे। तो पहले सत्ता को कैसे बचाना है, सत्ता को बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इतने सारे लॉस होने के बाद, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर इतना बड़ा धक्का होने के बाद भी, मटेरियल पे उसका धक्का होने के बाद ईरान ने नेगोशिएशन के तैयार हुआ, वो करेगा। लेकिन जरूर प्रेशर में रहेगा, बहुत सारा प्रेशर में रहेगा, इंटरनेशनल जो दबाव पे रहेगा। और मैं उसको बैकफुट नहीं करूँगा,
तो रहेगा, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी दिखता है, इमीडिएटली भी नहीं लेकिन कुछ महीने के बाद, कि इसमें ईरान थोड़ा सा बैकफुट में आके वो कहेगा ठीक है कि उसका राइट है न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, लेकिन किसी तरह वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से नेगोशिएशन शुरू होगा। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. और इन सब से इतर इस पूरे संघर्ष के दौरान जो सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उसकी बात, ट्रंप प्रशासन ने उस अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट को नजरअंदाज क्यों किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके पुख्ता सबूत नहीं है। ईरान पर बम गिराने से ठीक पहले क्या ट्रंप प्रशासन को कोई दूसरा इनपुट मिला था, या ये 2003 की तरह इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जैसा झूठ था। ईरान अभी बेहद कमज़ोर है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोहियों जैसे उसके प्रॉक्सी ठंडे पड़ चुके हैं। सीरिया में ईरान के सहयोगी रहे बशर अल असद की सत्ता जा चुकी है। क्या यही सब सोचते हुए हमला प्लान किया गया? वैसे भी अमेरिका की आदत रही है कि जब हमले की ज़रूरत नहीं भी होती तब भी वो हमला कर देता है। इराक और लीबिया के लोगों से आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जापान के लोगों से तो पूछ ही सकते हैं। व्याख्याओं के द्वार खोल सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब से तय होगा कि आगे का रास्ता क्या है। जानकारों के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी है और इससे हर पक्ष का फायदा होगा। आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अमेरिका को लीड कर रहे थे। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। ईरान एक सीमित यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम जारी रख सकता है, लेकिन कड़ी निगरानी इसकी होगी। ईरान शुरुआत में इस प्रोग्राम को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी में जारी रखेगा। समय बीतने पर यह प्रोग्राम कंजोर्टियम के जरिए चलेंगे। कंजोर्टियम का मतलब आस पड़ोस के देश ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए ज़रूरत भर का यूरेनियम भेजेंगे। हमने स्टीव विटकॉफ के ये सुझाव इसलिए बताए क्योंकि ये रियलिटी के करीब लगते हैं। 12 दिनों के संघर्ष के बाद ये भी साफ हो गया है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का इजरायली और अमेरिकी सपना अभी सपना ही रहेगा। भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुछ बातें हमेशा से साफ रही हैं। मसलन मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन करने का अमेरिकी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। इराक, सीरिया और लीबिया सबसे बड़े उदाहरण हैं। बम गिराकर, मिसाइलें मारकर सत्ताएं तो गिरा दी जाती हैं, लेकिन असली चुनौती उसके बाद आती है कि अब उन देशों में होगा क्या। और इसी अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए ट्रंप को वोट मिले थे। ट्रंप ने वादा किया था कि वे युद्धों का अंत कर देंगे, दूसरों की लड़ाइयों में तो कतई शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखा। द हिंदू के इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर स्टैनली जॉनी लिखते हैं, जब बात मिडिल ईस्ट की आती है तो ट्रंप अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट भी होते हैं और डीप स्टेट भी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि बातचीत की टेबल पर ट्रंप का रुख क्या रहेगा। क्या वो इजराइल के कहने पर एक लंबे संघर्ष की तैयारी करेंगे या जो वादे किए थे उन पर चलेंगे। इन्हीं सवालों के साथ बड़ी खबर को विराम देते हैं, सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी में बात जस्टिस शेखर यादव की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव विवादित टिप्पणी देने के कारण मुश्किल में फंसे हैं। उनके खिलाफ सांसदों ने महाभियोग नोटिस भेजा था, लेकिन ये नोटिस कानूनी अड़चनों में फंस गया है। किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए 50 राज्यसभा सांसदों या 100 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। दिसंबर 2024 में 55 राज्यसभा सांसदों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ राज्यसभा सचिवालय को एक नोटिस सौंपा। सचिवालय ने इस नोटिस पर काम शुरू किया। सांसदों के हस्ताक्षरों का मिलान शुरू हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में छपी लिज मैथ्यूज और दामिनी नाथ की रिपोर्ट ये कहती है कि इस नोटिस में कुछ गड़बड़ियां मिली। मसलन 9 सांसदों के सिग्नेचर का मिलान सही से नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक सांसद सरफराज अहमद के हस्ताक्षर 2 जगहों पर दिखे। फिर सभी हस्ताक्षरों को वेरीफाई करने का फैसला लिया गया। बाद में सरफराज ने राज्यसभा सचिवालय को बताया कि उन्होंने केवल एक बार हस्ताक्षर किया था, जिससे हस्ताक्षरों की कुल संख्या 54 हो गई। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने सांसदों को 7 मार्च, 13 मार्च और 1 मई को भेजे ईमेल में चेयरमैन से मिलने और संबंधित डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा। इस सारी जद्दोजहद के बाद अब तक 54 में से 44 सांसदों के हस्ताक्षरों का मिलान हो चुका है। रिपोर्ट बताती है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने फिलहाल महाभियोग के नोटिस को रिजेक्ट नहीं किया है।
अब अगली सुर्खी, सिंधु जल समझौता रद्द हुआ था, उसी क्रम में बात आगे बढ़ी है। भारत ने विश्व बैंक से एक मांग की है। मांग ये कि जम्मू कश्मीर में चल रहे 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी कार्रवाई को रोका जाए। एक है किशन गंगा नदी का प्रोजेक्ट और दूसरा है रतले प्रोजेक्ट जो चिनाब नदी से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ये पत्र माइकल लिनो को गया है, जो विश्व बैंक से जुड़े एक न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं। उनका काम है दोनों देशों की दलीलों को सुनना और ये तय करना कि क्या इन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन्स संधि के तहत हैं। लिनो इन प्रोजेक्ट से जुड़े मसलों की सुनवाई साल 2022 से कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार विवाद खड़े करता है, भारत पर संधि के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाकर। इधर भारत चर्चा के मूड में है नहीं, वो नहर बनाने की योजना में जुटा है जिससे सिंधु नदी का सिस्टम का जो पानी है वो देश के अन्य राज्यों में मोड़ा जा सके। शनिवार 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बिलावल जरदारी भुट्टो ने 23 जून को पाकिस्तानी संसद में अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा कि भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पानी को न्यायपूर्ण तरीके से हमारे साथ साझा करे या फिर हम सभी 6 नदियों का पानी ले लेंगे। ईरान इजराइल संघर्ष का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। कतर में अल उदीद एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ, फिर मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे, जिससे उड़ानें प्रभावित हुई। भारत की इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत कुछ विदेशी एयरलाइंस जैसे वर्जिन ऑस्ट्रेलिया पर भी असर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक 48 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें 28 दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली थी और 20 यहां से जाने वाली थी। इनमें से ज़्यादातर एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की, यात्रियों की परेशानी कम करने के दावे किए। उधर सीज फायर की खबर के बाद एयर इंडिया की सर्विसेज फिर शुरू हो गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता बोले, चूंकि मिडिल ईस्ट के कुछ इलाकों में हवाई क्षेत्र धीरे धीरे खुल रहे हैं, इसलिए एयर इंडिया आज से इन इलाकों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेंगी। मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर उड़ानें 25 जून से शुरू हो जाएंगी। अगली सुर्खी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। आयोग ने कहा कि सभी चुनाव संसद के बनाए कानून और नियमों के तहत कराए जाते हैं। अपने पत्र में चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। आंकड़े महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के ही हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने इस चुनाव में 1,186 बूथ लेवल के अधिकारियों, 288 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 खर्च से जुड़े पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर 1,08,026 बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्त किए, जिनमें अकेले कांग्रेस के 28,421 BLA थे। आयोग ने कहा कि हम मानते हैं कि चुनाव के आयोजन से जुड़ा कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों ने पहले ही कोर्ट में याचिका डालकर उठाया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई और शिकायत है तो आप हमें लिख सकते हैं। आयोग आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है, बस तारीख और समय दोनों के लिए सुविधाजनक हो ताकि सभी मुद्दों पर चर्चा हो सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 1-2 दिनों के भीतर आयोग को जवाब देने की बात कही है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।